हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? ठीक। माय नेम इज़ तारिक इकबाल और चैप्टर जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स। तो चैप्टर हमारा है एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स और जिसमें सबसे पहले टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। जो लेक्चर इसमें आज का हमारा है वो है क्या? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो स्टूडेंट्स हमें यह पढ़ना है कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, एक वीक एसिड्स होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होते हैं, वीक एसिड्स कौन से होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, एक वीक बेसिस होते हैं। तो आज हम तो सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं किस चीज की? सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस की। किसकी बात करते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात करते हैं और साथ साथ में हम इसमें बात करेंगे स्ट्रॉन्ग बेसिस की। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस की बात करते हैं। इसके बाद हम फिर पढ़ते हैं वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस। तो पहले जरा स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात करें। याद रखें वो एसिड्स जो पानी में डिसॉल्व होके फुल बाय फुल आयोनाइज हो जाए, 100% आयोनाइज हो जाए, तो और वो हाइड्रोजन आयन दे दे तो उनको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स बोलते हैं। और स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होंगे? इसी तरह वो बेसिस जो पानी में 100% फुल बाय फुल आयोनाइज हो जाए और वो हाइड्रोक्सिल आयन दे दे तो उनको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग बेसिस बोलते हैं। सिंपल सा एक पॉइंट आपको बताऊं, अभी ये सब चीजें तो डिटेल में पढ़ेंगे। सिंपल सा फिलहाल इतना यहाँ पर ये है कि आयोनाइजेशन जो होगा ना, आयोनाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी एज वेल एज आयोनाइजेशन जो है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। फॉरवर्ड फॉर बेसिस मतलब ये हुआ कि एक एसिड पानी में डाले जितना ज्यादा आयोनाइज उतना वो स्ट्रॉन्ग एसिड, एक बेस पानी में डाले जितना वो ज्यादा आयोनाइज उतना वो स्ट्रॉन्ग बेस। तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होंगे? those acids which ionizes, या which इस तरह लिख लेंगे which fully ionizes, which fully ionizes in water and give क्या? हाइड्रोजन आयन are called what? Are called strong acids। इसको हम बोलते हैं क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड्स। इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? इनके एग्जांपल्स को जरा समझिए। अगर मैं यहां पर ले लूं HCl, HCl को आप पानी में डालें तो HCl पानी में डाले तो ये हाइड्रोजन आयन देगा, साथ साथ में क्लोराइड आयन। ये फुल बाय फुल आयनाइज हो जाएगा। पानी में डालने से इधर आप इसके साथ नीचे लिखते हो एक्वस कि ये पानी में है, सही है ना? तो फुल बाय फुल आयनाइज हुआ तो दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड। H2SO4 आप ले लें, H2SO4 को आप पानी में डालें तो ये भी फुल बाय फुल आयनाइज होता है। ये डाइप्रोटिक एसिड है। डाइप्रोटिक एसिड जो दो हाइड्रोजन आयन देते हैं, दो हाइड्रोजन आयन देगा और साथ में एक सल्फेट आयन आ जाएगा। तो ये भी फुल बाय फुल आयनाइज हुआ तो ये भी क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ। एक्वस के साथ आपने लिखना होगा। इसी तरह HClO4 को आप ले लें, HClO4 को भी आप पानी में डालें तो ये भी फुल बाय फुल आयनाइज हो जाएगा। तो जब ये भी फुल बाय फुल आयनाइज हो जाएगा तो जो जो एसिड्स पानी में फुल बाय फुल आयनाइज होते हैं वो आपके बन जाते हैं क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स और ये इसमें एग्जांपल्स हो गए। अच्छा, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सुने। आप लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट का नाम सुना होगा। इलेक्ट्रोलाइट को आप वो बोलते हैं जो पानी में जो भी चीज आप पानी में डाले और वो आयोनाइज हो जाता है उसको हम बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। और जिससे फिर करंट पास हो सकता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री आयंस। तो इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो पानी में आयोनाइज होता है, वो इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट फिर दो तरह के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये तो आसान होगा, जो पानी में आयोनाइज होगा वो इलेक्ट्रोलाइट होगा, तो जो ज्यादा आयोनाइज होगा वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, जो कम आयोनाइज होगा वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो आप मुझे एक बात बताएं ना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो है ये हम पानी में डालते हैं तो ये फुल बाय फुल आयोनाइज होते हैं, मतलब
ये ज्यादा आयोनाइज होते हैं, तो यार ये जब ज्यादा आयोनाइज होंगे तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे या वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। तो क्या मैं यहाँ पर एक पॉइंट लिख सकता हूँ कि ऑल द स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स? यस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें याद होना चाहिए कि ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर व्हाट? स्ट्रॉन्ग electrolytes. All the strong acids are strong electrolytes. ये आपका हो गया strong acids के लिए। अब जरा हम bases की बात करें, same to same होगा सब कुछ। मतलब those acids which fully ionizes in water and give hydrogen ion की जगह पर यहाँ पर just क्या आ जाएगा? hydrogen ions की जगह पर इसमें आ जाएगा क्या? hydroxyl ion। तो statement आप सब कुछ उसी तरह से लिखेंगे कि those acids which fully ionizes in water and give हाइड्रोजन आयन की जगह पर क्या लिख लेंगे? हाइड्रोक्साइल आयंस आर कॉल्ड व्हाट? स्ट्रॉन्ग बेसिस। स्टेटमेंट खुद लिख लेंगे, समझ रहे हैं ना? ओके, एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? तो इसके एग्जांपल्स में आपको एक बात बताऊं, ग्रुप 1 मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स, एंड ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो ग्रुप 1 के और ग्रुप 2 के जो मेटल्स है, इनके जितने भी हाइड्रोक्साइड्स है, ये सारे के सारे क्या है? स्ट्रॉन्ग बेसिस है। क्या है? स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये सारे के सारे पानी में ज्यादा स्ट्रॉन्गली आयोनाइज होते हैं, तो ये क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड्स जो है, ये इसके एग्जांपल्स में आ जाएंगे किसमें? स्ट्रॉन्ग बेसिस में। फॉर एग्जांपल मैं ग्रुप 1 से ले लूं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। इसको जब हम पानी में डालेंगे तो पानी में डालने से ये फुल बाय फुल आयनाइज होंगे, और फुल बाय फुल आयनाइज होके ये क्या देंगे? ये हाइड्रोक्साइल आयन देंगे। क्या देंगे? हाइड्रोक्साइल आयन। ये भी पानी में फुल बाय फुल आयनाइज होगा, तो ये भी पानी में क्या देगा? ये भी हाइड्रोक्साइल आयन देगा। तो जो भी बेसिस पानी में डिसॉल्व होकर फुली आयनाइज होकर हाइड्रोक्साइल आयन देंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग बेसिस। ग्रुप 2 से आप ले सकते हो मैग्नीशियम आप ले लें या कैल्शियम आप ले लें। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम वालों को जब आप पानी में डालते हो, इधर वाटर लेंगे, तो ये भी फुल बाय फुल क्या होंगे? आयोनाइज होंगे। 2 प्लस आयन देगा एक्वस, साथ में 2 हाइड्रोक्साइल आयन आएंगे। ओके, इसी तरह ये भी आयनाइज होगा, तो आपके पास कैल्शियम आयन आ जाएंगे और साथ साथ में क्या? 2 हाइड्रोक्साइल आयन आ जाएंगे। तो जो भी बेसिस पानी में डिसॉल्व होके फुल बाय फुल आयनाइज हो जाए और हाइड्रोक्साइल आयन दे दे, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस बोलते हैं। ये तो हुआ स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। अभी हमने पढ़ा ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी पानी में 100% मतलब ज्यादा आयनाइज होते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो ये स्ट्रॉन्ग बेसिस जो है, ये भी तो पानी में 100% मतलब ज्यादा आयनाइज होते हैं, तो ये भी क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो इधर भी हमने क्या लिखना होगा? इधर भी हमने लिखना होगा कि ऑल स्ट्रॉन्ग बेसिस, जितने भी स्ट्रॉन्ग बेसिस है, आर व्हाट? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। क्लियर? ओके, ये आपके पास आ गया इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट? स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। अच्छा, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है। मैंने ग्रुप 1 ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड्स लिखे हैं। इसमें ग्रुप 1 में आप लिथियम को ज्यादा नहीं लेते हो, ग्रुप 2 में आप बेरिलियम को ज्यादा नहीं लेते हो। A few exceptions के अलावा, क्यों? वो आगे आगे है, उसमें पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल जनरली हम पढ़ रहे हैं कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड्स को हम स्ट्रॉन्ग बेसिस बोलते हैं। ओके जी, ये तो हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस के लिए। अब हम बात करते हैं वीक एसिड्स और वीक बेसिस के लिए। इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लें। शाबाश, कर लिया? ओके, अब हम क्या करते हैं? अब जरा हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग और एसिड और वीक। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस हो गए, तो अब हम बात करते हैं वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस के बारे में। किस चीज के बारे में? वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस के बारे में। तो मैं यहां पर लिख लूंगा क्या? वीक एसिड्स, और इसके दूसरे साइड पर लिख लूंगा वीक बेसिस। तो ये एक हो गए स्ट्रॉन्ग एसिड बेस, एक हो जाएंगे वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस। उसके अपोजिट, एसिड को पानी में डालें, फुली आयनाइज होकर हाइड्रोजन आयन दिया, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है।
एसिड को पानी में डाले, थोड़ा सा आयोनाइज हुआ, पार्शियली आयोनाइज हुआ और हाइड्रोजन आयन दिया, तो ये क्या होगा, वीक एसिड होगा। बेस ले ले, पानी में डाले, फुली आयोनाइज होके हाइड्रोक्सिल आयन दिया, स्ट्रॉन्ग बेस। बेस ले ले, पानी में डाले, पार्शियली आयोनाइज होके हाइड्रोक्सिल आयन दिया, तो ये क्या, वीक बेस। तो मतलब वीक एसिड्स और वीक बेसिस जो है ये पानी में पार्शियली आयनाइज होके, थोड़े से आयनाइज होके हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन आयन देंगे, तो फिर वो क्या होंगे, वीक एसिड्स और वीक बेसिस। तो वीक एसिड्स क्या हो जाएंगे आपके पास, वीक एसिड्स आपके पास हो जाएंगे कि दोज एसिड्स व्हिच partially ionizes, किस तरह, which partially ionizes in water and give hydrogen ion। हाइड्रोजन आयन लिखने की जरूरत होती भी नहीं है क्योंकि एसिड वही होते हैं जो हाइड्रोजन आयन देते हैं। एंड गिव हाइड्रोजन आयन आर व्हाट, आर वीक एसिड्स। इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, तो इसके एग्जांपल्स आपके पास हो जाएगा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड आपके पास एक वीक एसिड है जिसको जब आप पानी में डालेंगे तो पानी में डालने से ये थोड़ा सा आयोनाइज होगा, थोड़ा सा आयोनाइज एसीटेट आयन आएगा और साथ साथ में हाइड्रोजन आयन आएगा। आप इस एसीटेट हाइड्रोजन आयन को यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन भी लिख सकते हो क्योंकि ये पानी में होता है, तो उसको आप हाइड्रोजन आयन या H3O+ जो है ये एक चीज होता है, सही है ये, और या इस H के साथ क्या लिख लो, एक्वस लिख लो, तो ये एक ही चीजें होंगी। ये क्विक एसिड हुआ। यहां पर आपने ये पॉइंट नोट किया होगा कि सर यहां पर तो रिवर्सिबल रिएक्शन है, इससे पहले जो हमने स्ट्रॉन्ग, जरा देखिए वहां पर जो हमने स्ट्रॉन्ग एसिड्स लिखे थे, स्ट्रॉन्ग एसिड, वहां पर तो रिएक्शंस रिवर्सिबल नहीं थे वहां पर, क्योंकि वो सारे के सारे पानी में आयोनाइज हो रहे थे, लेकिन ये तो सारे के सारे आयोनाइज नहीं हो रहे। तो जब ये सारे के सारे आयोनाइज नहीं होते, थोड़े से आयोनाइज हो गए, आयंस के फॉर्म में चले गए और बाकी जो है वो क्या रह गए, अनआयोनाइज्ड। तो आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड दोनों मौजूद होंगे तो इनके दरमियान एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, इसलिए इनको हम लिखते हैं रिवर्सिबल। फिर केस में आयोनाइज्ड भी होंगे और अनआयोनाइज्ड दोनों होंगे, तो इसका मतलब इसमें दोनों की वजह से इक्विलिब्रियम आएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन आएगा। ओके, एक और वीक एसिड लेते हैं, HF वीक जो आपके पास है, HF इज आल्सो वीक एसिड। ये भी हाइड्रोजन आयन देंगे लेकिन थोड़े से हाइड्रोजन आयन देंगे और बाकी इसमें क्या आएंगे, फ्लोराइड आयन आएंगे। रिवर्सिबल क्यों आएगा, क्योंकि ये भी फुली आयनाइज नहीं होगा, थोड़ा सा आयनाइज्ड और बाकी क्या, अनआयनाइज्ड, और आयनाइज्ड और अनआयनाइज्ड के दरमियान इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है, इसलिए इसको हम रिवर्सिबल लिखते हैं। तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएं ना यार, अगर ये पार्शियली आयनाइज होते हैं, थोड़े से आयनाइज होते हैं, तो आप लोग खुद बताएं, शाबाश, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे या वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वेरी गुड, ये आपके पास हो जाएंगे क्या, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इधर मैं क्या लिख लूंगा कि ऑल weak acids are weak electrolytes, all weak acids are what, weak electrolytes। ये आपके पास हो गए वीक इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, इसी तरह वीक बेसिस की जब बात करें तो वो बेसिस which partially ionizes and in water and give हाइड्रोजन आयन की जगह पर दोबारा यहां पर अब हमें क्या लिखना होगा, हाइड्रोक्सिल आयन, तो उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे वीक बेसिस। स्टेटमेंट समझ में आ रही है ना, ओके। तो स्टेटमेंट जब आप खुद लिख लेंगे इसका, तो स्टेटमेंट के बाद इसका हम लिखेंगे क्या, एग्जांपल। इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, इसके एग्जांपल्स आपके पास हो जाएंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये आपके पास क्या है, वीक बेस। तो वीक बेस तो थोड़ा सा आयनाइज होगा, तो यार जब ये थोड़ा सा आयनाइज होगा तो आपके पास रिवर्सिबल आएगा, कि मतलब आयोनाइज्ड फॉर्म में भी ये होगा और आपके पास ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म में भी मौजूद होगा, तो इसलिए इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, तो क्या लिखेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन लिखेंगे। समझ रहे हैं ना, ओके। तो आपके पास ये कंसेप्ट्स हो गए किस चीज के लिए, ये आपके पास हो गए वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस, और फिर इससे पहले हमने पढ़ा स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। यहां पर वही बात आ जाती है कि ये थोड़े से आयनाइज होंगे, तो जब थोड़े से आयनाइज होंगे तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे या वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, तो ये होंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इधर लिख लूंगा कि ऑल वीक बेसिस आर व्हाट,
are weak electrolytes. Clear? All weak bases are weak electrolytes. ये आपके पास आ गया है general concept of what? Strong acids, strong bases, weak acids and weak bases. ये सब तो हो गया. ओवरऑल इसकी पूरी समरी क्या आई? इसकी पूरी समरी ये आ गई. समरी सुने कि हमारे पास जितना ज्यादा आयोनाइजेशन होगा उतनी ही एसिडिटी क्या होगी? ज्यादा होगी. और एसिडिटी ज्यादा, आयनाइजेशन ज्यादा, एसिडिटी भी ज्यादा. तो इसी तरह हम लिख लेंगे कि आयनाइजेशन ज्यादा तो वो क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे. क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. इसी तरह आयोनाइजेशन ज्यादा, बेसिसिटी ज्यादा और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. और अगर आयनाइजेशन कम, एसिडिटी कम, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. आयनाइजेशन कम, बेसिसिटी कम, तो क्या? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. ये आपका हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस. इंशाल्लाह इसकी समझ आई होगी. लेकिन कुछ स्टूडेंट्स शायद ये सोच रहे होंगे ना आप में से कि सर ऐसी कोई एक बात बताए ना कि बस हमें डायरेक्ट पता चल जाए कि ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स है और ये सारे वीक एसिड्स, और ये सारे स्ट्रॉन्ग बेसिस है और ये सारे वीक बेसिस है. ऐसी कोई एक बात बताएं कि बस हम जब भी एसिड को देखें तो हमें पता चले कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड. तो याद रखें ऐसी पॉइंट ये है कि ऐसी कोई बात है ही नहीं कि आपको बताया जाए कि आप देख के आपको पता चले कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड. रिमेंबर, ऐसी कोई भी बात नहीं हो. तो सर फिर कैसे पता चलेगा स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस का? तो इसका पता कैसे चलेगा? इसके लिए अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं. ऐसी एक कोई भी ऐसी एक बात नहीं है जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड है. एक बात से ये नहीं होता. यहां पर एसिडिटी और बेसिसिटी को समझने के लिए मुख्तलिफ कंसेप्ट्स हैं. हर एक कंसेप्ट आप हर जगह पर, एक ही कंसेप्ट आप हर जगह पर अप्लाई नहीं कर सकते. तो आप लोगों की आसानी के लिए एक काम कर लेते हैं कि कुछ चीजों के लिए जो बार बार आपसे क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, जो बार बार आपके एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस के साथ में कुछ वो फैक्टर्स लगा देता हूं तो वो स्पेसिफिक होंगे, फिक्स होंगे. जो कंसेप्ट मैं जिसके साथ बताऊंगा वो फिक्स होगा, वो आपने सिर्फ वहीं पर इस्तेमाल करना. तो वो कौन से कंसेप्ट्स होंगे? अब जरा तो वो कौन से कंसेप्ट है इनको अब जरा समझे. तो एक फर्स्ट पॉइंट, इन हाइड्रोजन हैलाइड्स. इन हाइड्रोजन हैलाइड्स, दैट इज नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन कि आपको कैसे पता चलेगा ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स है या वीक एसिड्स है. जो मैं बताऊंगा फिक्स होंगी, वहीं पर वही पॉइंट आपको याद होना चाहिए. आप जिंदगी में जब भी हाइड्रोजन हैलाइड्स, HX का मतलब है हाइड्रोजन हैलाइड्स, और हाइड्रोजन हैलाइड्स का मतलब क्या है? HF, HCl, HBr एंड HI. ये आपके पास है हाइड्रोजन हैलाइड्स. जिंदगी में जब भी आप लोग हाइड्रोजन हैलाइड्स की एसिडिटी के बारे में सुनेंगे ना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोग जब क्वेश्चन सुनेंगे कि इनमें स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, तो हाइड्रोजन हैलाइड्स के लिए एक फिक्स कंसेप्ट आपने याद रखना है. इसकी एसिडिटी को आप हमेशा एक्सप्लेन करेंगे कि इन हाइड्रोजन हैलाइड्स एसिडिटी जो है ना, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज. ये अब फिक्स हो. अब हर जगह पर एसिडिटी इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, लेकिन जब भी मैं क्या देखूंगा? हाइड्रोजन हैलाइड्स देखूंगा, तो मुझे पता होना चाहिए कि इन हाइड्रोजन हैलाइड्स एसिडिटी इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज. तो यार जब एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, तो अब अगर आपसे इनमें कोई पूछे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो क्या ख्याल है कौन सा करेक्ट होगा? सर ये तो अभी आपने बताया कि व्हिच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो HF, HCl, HBr, HI डाउन द ग्रुप तो आते हैं तो साइज बढ़ता है, और अगर साइज बढ़ेगा तो हाइड्रोजन हैलाइड्स में तो एसिडिटी बढ़ेगी. तो व्हिच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? HI. मतलब इन हाइड्रोजन हैलाइड्स आपके पास ऑर्डर ऑफ एसिडिटी क्या बन जाएगी? इन हाइड्रोजन हैलाइड्स आप लोगों के पास ऑर्डर ऑफ एसिडिटी बन जाएगी HI
is more acidic than HBr, which is more acidic than HCl, which is more acidic than HF. ये आपके पास बन जाएगी क्या, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन हैलाइड्स। तो जब जब भी अब आप आज के बाद आप लोग हाइड्रोजन हैलाइड्स में एसिडिटी का नाम सुनेंगे, सो दैट विल ऑलवेज बी बेस्ड ऑन द, यू हैव टू memorize that concept कि whenever we would talk about acidity of hydrogen halides we have to look at the signs, clear? Okay, हर जगह पर नहीं, बस ये एक जगह पर कंसेप्ट है वो बता, ठीक है। एक और पॉइंट सुने, अब सपोज करें मैं आप लोगों से एक और सवाल पूछूं। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने लीविस एसिड्स का नाम सुना होगा, किस चीज का, लीविस एसिड्स का। लीविस एसिड्स आप जानते हैं ना कि ऐसे एसिड्स जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, वो चीजें जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं वो लीविस बेसिस होती है, और वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करती है वो लीविस एसिड्स होती हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर और लीविस बेसिस, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर और लीविस एसिड्स। तो जब हम इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को लीविस एसिड्स बोलते हैं ना, तो मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं कि आप लोग लीविस एसिड्स में एसिडिटी किस तरह रिलेट करेंगे, किस चीज में, लीविस एसिड्स में आप लोग एसिडिटी को, ये तो हाइड्रोजन हैलाइड्स वाले एसिड्स है। अब हम बात कर रहे हैं लीविस एसिड्स, तो लीविस एसिड्स के जरा एग्जांपल्स को पहले समझते हैं कि लीविस एसिड्स होते क्या है, एग्जांपल्स थोड़े से, और फिर इसका स्ट्रेंथ हम समझेंगे कि लीविस एसिड्स के स्ट्रेंथ का हमें कैसे पता चलेगा। तो रिमेंबर, एक बात बताएं यार, ग्रुप 3 में कौन कौन से एलिमेंट्स है? ग्रुप 3 में आपके पास एलिमेंट्स है बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम। तो अगर आपके पास ग्रुप 3 में ये वाले एलिमेंट्स है, तो अब आप लोग खुद बताएं, मैं ले लेता हूं बोरान, मैं ले लेता हूं एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थीलियम, ये आपके पास अगर मैं वो ले लेता हूं ग्रुप 3 के हैलाइड्स, तो ग्रुप 3 के हैलाइड्स में ये सब आप छोड़ दें, सिर्फ यही मैं ले लेता हूं बोरान और एल्यूमिनियम। तो जब मैं बोरान और एल्यूमिनियम लूंगा, मैंने ग्रुप 3 के एलिमेंट्स लिए, अब मैं इनके हैलाइड्स लूंगा। हैलाइड्स का मतलब कि जब इनके साथ हैलोजेन्स अटैच हो जाए, मतलब इसके साथ फ्लोरीन आ जाए, या इसी बोरान के साथ क्या आ जाए, क्लोरीन आ जाए, या क्या इसी बोरान के साथ क्या आ जाए, ब्रोमीन आ जाए, या क्या इसी बोरान के साथ आयोडीन आ जाए। तो ये बोरान ग्रुप 3 के एलिमेंट है और ये इनके साथ हैलोजेन्स अटैच हो गए हैं, तो इनको हम बोलते हैं ग्रुप 3 के हैलाइड्स। सिमिलरली एल्यूमिनियम भी ग्रुप 3 का है, तो जब इनके साथ में हैलोजेन्स लिखो, फ्लोरीन आ जाएगा, या क्लोरीन आ जाएगा, या ब्रोमीन आ जाएगा, या आयोडीन आ जाएगा, तो ये भी आपके पास आ जाएंगे इसी ग्रुप 3 के हैलाइड्स। तो ये जो सारे ग्रुप 3 के हैलाइड्स आपको नजर आ रहे हैं ना, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे लीविस एसिड्स हैं। कैसे लीविस एसिड्स है, चलो सुनिए। सपोज करें मैंने BF3 लिया, तो जब मैं BF3 लेता हूं ना, BF3 ये स्ट्रक्चर है BF3 का, ट्राइगोनल प्लेनर। कौन सा, ट्राइगोनल प्लेनर। तो BF3 का तो 3 इलेक्ट्रॉन बोरान के हैं और 3 इलेक्ट्रॉन किसके शेयर हो गए हैं, फ्लोरीन के शेयर हो गए हैं। तो अगर 3 बोरान के हैं और 3 फ्लोरीन के, तो इस बोरान का ऑक्टेट कंप्लीट है? नो सर, यहां पर तो 6 इलेक्ट्रॉन है। यस बिल्कुल, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 अपने 3 शेयर्ड हो गए 6। तो क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? तो यार जब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ना, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन कम है, 2। तो अगर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा? यस, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को क्या बोलते हैं, लीविस एसिड्स बोलते हैं। तो बताएं ना, लीविस एसिड हो गया कि नहीं? यस सर, ये तो लीविस एसिड हो गया। तो अगर ये हो गया तो ये सारे हो गए ना। कैसे? आप कोई भी इसमें सपोज एल्यूमिनियम क्लोराइड ले लें, एल्यूमिनियम ग्रुप 3 का है, 3 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए और 3 हैलोजेन्स के शेयर हो गए, टोटल कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए फिर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर आर व्हाट, लीविस एसिड्स। मतलब ये जो आपको सारे नजर आ रहे, दे ऑल आर व्हाट, लीविस एसिड्स। समझ रहे हैं ना, दे ऑल आर व्हाट, लीविस एसिड्स। नाउ रिमेंबर, अगर मैं ग्रुप 3 के एलिमेंट्स लिखता हूं, ग्रुप 3 के कौन कौन से एलिमेंट्स लिखूं, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम, और इनके हैलाइड्स लूं। हैलाइड्स का मतलब इनके साथ या तो फ्लोरीन, या तो क्लोरीन, या ब्रोमीन, या आयोडीन। चलो मैंने क्लोरीन ऐड किया, ये
सबके साथ क्लोरीन मैंने ऐड कर लिया। क्या ये ग्रुप 3 के हैलाइड्स है? यस सर, ये ग्रुप 3 के हैलाइड्स है। और जितने भी ग्रुप 3 के हैलाइड्स होते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा कि ऑल ग्रुप 3 हैलाइड्स आर लीविस एसिड्स। तो जब ये सारे के सारे लीविस एसिड्स है ना, तो अब आप लोग मुझे खुद बताएं, शाबाश, इन तमाम लीविस एसिड्स में अगर आपसे कोई पूछे कि इनमें ऑर्डर ऑफ एसिडिटी क्या हो, सर आपने एक कंसेप्ट बताया था कि हाइड्रोजन हैलाइड्स में व्हेनेवर वी वुड टॉक अबाउट द एसिडिटी, तो हम देखेंगे साइज को, जिसका साइज बड़ा एसिडिटी ज्यादा। अब ये लीविस एसिड्स है, यहां पर वही कंसेप्ट आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहां पर कंसेप्ट क्या होगा? रिमेंबर, यहां पर कंसेप्ट ये होगा कि इन लीविस एसिड्स, जनरल कंसेप्ट यहां पर क्या होगा कि लीविस एसिड्स में, रिमेंबर, लीविस एसिड्स में electronegativity difference is directly proportional to acidity. Lewis acids में याद रखें, whenever we would talk about the acidity of Lewis acids, तो हम बात करेंगे किस चीज की? electronegativity difference की। जिसमें electronegativity difference ज्यादा होगा उसमें acidity ज्यादा होगी। बात समझ रहे हैं ना? जिसमें electronegativity difference ज्यादा उसमें acidity ज्यादा। And remember, ये याद रखें, जब भी आप लोग नीचे आते हैं डाउन द ग्रुप, जब भी आप लोग डाउन द ग्रुप आते हैं, तो रिमेंबर, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमेशा कम होता है, डिक्रीज। electronegativity difference always decreases down the group। तो अगर electronegativity difference down the group decrease होता है, तो सबसे ज्यादा electronegativity difference किस में आ गया? BCl3 में आया कि नहीं? तो यहां पर अब आप खुद बता सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ एसिडिटी आपके पास क्या बन जाएगी, शाबाश। तो हाइड्रोजन हैलाइड्स में, इनमें ऑर्डर ऑफ एसिडिटी जो हमारे पास बन जाएगी, वो बन जाएगी BCl3 is more acidic than AlCl3, which is more acidic than gallium chloride, which is more acidic than indium chloride। ये आपके पास बन गए क्या? ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ लीविस एसिड्स। तो दो कंसेप्ट्स पढ़े कि सर आज के बाद हम जब भी एसिडिटी हाइड्रोजन हैलाइड्स की